सभी का आपके अपनी YouTube चैनल IT फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस ICTSM ट्रेड वाले जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे टोटल शुरू के 5 चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार मैराथन क्लास ये रहने वाली है। जितने भी कैंडिडेट जो ICTSM ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले हैं और चाहते हैं CBT एग्जाम की शानदार तैयारी करना, इस वीडियो को गाइस आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन को जरूर प्रेस करें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ के धारा नियम का उपयोग करके धारा I3 का पता लगाइए। बहुत ही बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे I3 जो है इसका वैल्यू हमें बताना है। अब I1 जो है वो 2 एम्पियर है और I2 जो है वो 3 एम्पियर है। दोनों धाराएं इधर आ रही है, इधर आके जुड़ जाएगी। आने वाली धाराएं बराबर बाहर जाने वाली धाराएं, संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि बिंदु से बाहर जाने वाली धाराओं का योग। यानी कि ये 2 एम्पियर और ये 3 एम्पियर ये दोनों जुड़ जाएंगे। 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएगा। बराबर किसके होगा? जाने वाली धारा मतलब I3। तो I3 बराबर आ जाएगा 3 और 2 5 एम्पियर। I3 का मान कितना आ गया? 5 एम्पियर। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए बहुत ही बेसिक सा चालक कुचालक अर्धचालक पदार्थ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालकों में। अब देखो यार, इंसुलेटर है, कुचालक में नहीं होंगे, लकड़ी भी कुचालक है, नहीं होंगे, अर्धचालक में भी नहीं होंगे, चालक में सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, कौन से पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध होता है? कम प्रतिरोध तो चालकों का होता है, ऑब्वियसली चालकों का। तो राइट आंसर हो गया कंडक्टर। कंडक्टर मतलब चालक, चालक मतलब जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा, ठीक है, ये सब क्या है? चालक है, जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है और प्रतिरोध जिनका कम होता है वो कहलाते हैं चालक। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, धातु के टुकड़ों को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली सोल्डरिंग खालिस्तान की मिश्र धातु है। सोल्डरिंग तो आप सभी को पता होगा, टिन और लेड की मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेड और टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के उस गुण की पहचान करें जिसके आधार पर वह अपने माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है तो उसे बोलते हैं हम उसका कंडक्टेंस। ठीक है, एक तरीके से चालकत्व या उसे हम बोलते हैं प्रवाहकत्व। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस आप लोग इस चीज को समझो यार, ऐसे समझिएगा। देखो यार, एक्चुअल में क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है, होने देता है। एक धारा का प्रवाह रोकता है वो कहलाता है प्रतिरोध, और एक होता है कंडक्टेंस जिसे हम चालकत्व या फिर प्रवाहकत्व कहते हैं, और ये होता है प्रतिरोध का जस्ट व्युत्क्रम। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगा ओम किसके बराबर है? अब मेगा ओम के लिए पूछा है, बहुत बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है। 1 मेगा ओम, दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6 ओम। ठीक है, 10 की घात 6। अब आपको पता होना चाहिए कि 10 की घात 6 तो यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, लेकिन 10 की घात 6 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। ठीक है, उसके बाद में हम लिख सकते हैं किलो ओम। किलो का मतलब भी क्या होता है? 1000, मतलब 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 यहाँ, 10 की घात 3 यहाँ, हो गए टोटल 10 की घात 6। ठीक है, 10 की घात 6, और ये होता है मेगा। तो यहाँ पे 10 की घात 3 का मतलब है 1000, और 1000 आगे क्या हो जाएगा? किलो। तो ये हो गया 1000 किलो ओम। 1 मेगा ओम जो है वो बराबर हो जाएगा 1000 किलो ओम के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रतिरोधों में LDR का पूर्ण रूप क्या है? तो ये तो लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर होता है गाइस। क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, जिसे बोलते हैं प्रकाश पर निर्भर अवरोधक। लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, LDR का जो है इंग्लिश में बोलेंगे लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन से ऑप्शन में था? ये फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, प्रकाश पर निर्भर अवरोधक यानी प्रतिरोध एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर अवरोधक का दूसरा नाम क्या है? गाइस चर अवरोधक का मतलब होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टर, जिसे हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। और इसका सिंबल आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, ऐसा बना सकते हैं या फिर ऐसा बना सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी वेरिएबल रेसिस्टर का ही है। वेरिएबल रेसिस्टर या फिर रियोस्टेट या फिर इसे धारा नियंत्रक भी कहते हैं। राइट, तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए रंग कोड, देखिए यार प्लास्टिक वगैरह जो है इनके लिए पीला, येलो यूज में लेते हैं। कौन सा लेते हैं? येलो यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक के बढ़े हुए व्यास के साथ धारा प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो यार समझना यार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध जो है R बराबर रो L बटा A होता है। अब ये बोल रहा है कि व्यास बढ़ेगा, व्यास बढ़ेगा मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, यानी कि प्रतिरोध कम होगा, यानी कि धारा का मान बढ़ेगा। प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा, यानी कि व्यास बढ़ेगा, बढ़ेगा व्यास है तो धारा प्रवाह भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, राइट। तो अधिक करंट का विरोध बिल्कुल गलत आ जाएगा, उच्च धारा का प्रवाह करने देता है, उच्च धारा का प्रवाह, धारा प्रवाह भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उच्च धारा का प्रभाव जो है होने देता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस चरण का अनुसरण किया जाना चाहिए। ये तो यार आपको पता भी है भाई, देखो समझना, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि बिजली का झटका लग गया तो व्यक्ति के इलाज के लिए, उसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए, पानी उपलब्ध कराना चाहिए, नहीं ये जरूरी नहीं है। पीड़ित को ठंडा रखना, ये भी जरूरी नहीं है। पीड़ित को एक कोट के साथ लपेटना, कोट से तो बिल्कुल भी नहीं है। पीड़ित को हवादार जगह पे ले जाना, हवादार जगह के ऊपर जो है उसे लेकर जाना चाहिए, ठीक है। प्रथम चरण के लिए बोल रहा है किस चरण का अनुसरण, एक तरीके से जो है ना स्टार्टिंग स्टेप हमें क्या करनी चाहिए, वो एक्चुअल में जो है पीड़ित को हवादार जगह पे लेकर जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर सामग्री का उदाहरण। देखो यार सेमीकंडक्टर जो है एक होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम, एक होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। तो यहाँ पे जो है ये रहा जर्मेनियम, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। टूल का नाम बताओ, टूल का नाम बताओ। ये देखो यार ये क्या है, चॉपर टूल है, क्रिम्पिंग टूल है, सोल्डरिंग आयरन है या फिर प्लंजर डी सोल्डरिंग है। तो ये तो आपको पता ही है यार, ये सोल्डरिंग आयरन है, कोई भी देख के बता देगा कि ये क्या है, सोल्डरिंग आयरन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण। विद्युत की मात्रा को किससे मापेंगे, आप टेस्टर से माप नहीं सकते, माइक्रोमीटर से भी नहीं, वर्नियर के लिए मल्टीमीटर से आप माप सकते हो। मल्टीमीटर से वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध ये चीजें माप सकते हैं, तो मल्टीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन के लिए कौन सा एक मीटर है जो गतिज कुंडलन का उपयोग करता है। गाइस गतिज कुंडलन के लिए जो है हम यूज में लेते हैं PMMC। PMMC होता है ये एक्चुअल में, देखो समझना, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, मूविंग कोयल, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल। मूविंग मतलब गतिज कुंडलन, मूविंग मतलब मूव करना, मतलब गति करना, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना PMMC मीटर, ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वह कौन सा कारक है जिसके द्वारा इनपुट सिग्नल परिणाम सीमित रहता है। इनपुट सिग्नल परिणाम जो है वो एटेन्यूएटर के द्वारा सीमित रखा जाता है, किसके द्वारा, एटेन्यूएटर के द्वारा। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। इनपुट सिग्नल परिमाण जो है सीमित, उसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो किसके द्वारा सीमित रखते हैं, हम रखते हैं एटेन्यूएटर के द्वारा, किसके द्वारा, एटेन्यूएटर के द्वारा। देखो समझना, एक होता है एम्पलीफायर, एम्पलीफायर परिमाण को बढ़ा देता है, और एटेन्यूएटर क्या करता है, परिमाण को लिमिट करता है, सीमित करता है, लिमिट करता है, सीमित करता है, ठीक है। तो एटेन्यूएटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो। SPDT का मतलब होता है सिंगल पोल डबल थ्रो। एक होता है डबल पोल डबल थ्रो, एक होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो, एक होता है डबल पोल और सिंगल थ्रो, ऐसे रहते हैं, 4-5 चीजें रहती है, ये सारी की सारी याद होनी चाहिए। SPDT पूछा है तो सिंगल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो कहाँ पे, सिंगल पोल डबल थ्रो ये रहा, देखो ऑप्शन सी में है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आंसर देना है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्लक्स के प्रकार की पहचान करें। फ्लक्स के प्रकार किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग लगाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए गाइस हम रोजिन का यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे, रोजिन का। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत सर्किट में लाइव स्थिति से आपका क्या तात्पर्य है। लाइव का मतलब है फेज तार, ठीक है। विद्युतीय यानी कि यार ये जो है एक तरीके से, देखो समझना भाई, मेरी बात को समझना आप लोग। विद्युत सर्किट में लाइव स्थिति, लाइव का मतलब है एक तरीके से चार्ज आ गया, वहां पे क्या आ गया, चार्ज आ गया, ठीक है, क्या आ गया, चार्ज। अब देखो यहाँ पे विद्युतीय, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हो इसमें, लेकिन ये बोल रहा है कि लाइव कंडीशन क्या है, लाइव कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है। लाइव कंडीशन मतलब है कि वहां पे चार्ज आ गया, क्या आ गया, चार्ज आ गया, तो उसको बोलेंगे विद्युत आवेशित। क्या हो गया वो, विद्युत आवेशित, ठीक है, ये हो गया, राइट। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में 1.5 ओम रेसिस्टर का रंग कोड क्या होगा। तो गाइज इसका रंग कोड तो आप लोग जो है जो कलर कोडिंग मेथड वाली जो टेबल है उससे आप लोग पता लगा सकते हो। 1.5 ओम जो है इसके लिए अपना भूरा, हरा और सुनहरा आएगा, ठीक है। इसके लिए पूरी टेबल जो है बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वर्कर, ठीक है, ये वाली पूरी टेबल और इसकी जो सारणी है वो सारी वैल्यूज वगैरह आप याद रखोगे तब जाके क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज इसके बाद में प्रतिरोध का उपयोग क्या है। प्रतिरोध जो है वो क्या करेगा आपको बताओ यार। इस ऑप्शन में से देख के इजी, धारा को बढ़ाता है बिल्कुल नहीं, वोल्टेज को बढ़ाता है बिल्कुल नहीं, वोल्टेज को ड्रॉप करता है बिल्कुल सही है, शक्ति को बढ़ाता है नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इसके बाद में मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेकेंड चैप्टर, प्रेरकत्व और धारिता, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर से रिलेटेड इसमें हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। इंडक्टर और जो कैपेसिटर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंडक्टर का जो है एक गुण होता है इंडक्टेंस, इसके अलावा इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी गुण होता है, ऐसे ही कैपेसिटेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट, एक्सी। इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। गाइस देखो यार यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, उस विद्युत घटक की पहचान करें जो ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में, आवेश के रूप में तो कैपेसिटर संचित करता है, आवेश के रूप में कौन करता है, कैपेसिटर। यहाँ पे आ गया ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन का परसेंटेज पूछा है यार। देखो स्टील और सिलिकॉन, तो स्टील तो बहुत ज़्यादा होता है, सिलिकॉन बहुत ही कम होता है। स्टील जो है 93% है और सिलिकॉन जो है वो 7% है। सिलिकॉन कितना है, 7% होता है, ठीक है। ये वाला आप लोग याद रखोगे, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक की पहचान करें। गाइस कुछ होते हैं एक्टिव कंपोनेंट, कुछ होते हैं निष्क्रिय, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक की पहचान करें जो चुंबकीय क्षेत्र में अस्थायी रूप से ऊर्जा संग्रहित करता है। हाँ देखो समझना, दो तरीके के घटक होते हैं, एक होते हैं एक्टिव और एक होते हैं पैसिव। एक्टिव मतलब सक्रिय, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये होते हैं एक्टिव। और पैसिव होते हैं इंडक्टर, कैपेसिटर और प्रतिरोध, ठीक है, ये पैसिव होते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, निष्क्रिय घटक में ऐसा कौन सा घटक है जो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में अस्थायी ऊर्जा संचित करता है। तो इंडक्टर करता है, कौन करता है, इंडक्टर। इंडक्टर में जब करंट हम गुजारेंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जो है ये ऊर्जा संचित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, श्रेणी में जुड़े दो प्रेरक 10H और 15H। अब श्रेणी के अंदर बोल रहा है तो यार श्रेणी में प्रतिरोध के जैसे जुड़ जाते हैं, L1 प्लस L2। तो ये कितने हो गए, 10 प्लस 15 कितने हो गए, 10 और 15 तो यार 25 हो गए। 10 और 15 कितने हो गए, 25। 25 कौन से ऑप्शन में है, ये रहा। तो ये आंसर आ गया अपना यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि हम ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में परिवर्तित करने के नियम को लागू करें तो क्या होगा। यदि किसी चालक में प्रेरित विद्युत ऊर्जा कहाँ से आती है, तो गाइस कहाँ से आती है, वो गतिज ऊर्जा से आती है। कहाँ से आती है, गतिज ऊर्जा से, ठीक है। जब तक हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में गति लागू नहीं करेंगे तब तक जो है उसमें एनर्जी उत्पन्न नहीं होगी, जो है प्रेरित ईएमएफ जो है वो उत्पन्न नहीं होगा, राइट। तो गतिज ऊर्जा जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा हमें, जो है एक तरीके से घुमाना पड़ेगा उसको, या जो भी है उसमें जो है मोशन जो है, मोशन गति में उसको लाना पड़ेगा। प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है, प्रेरकत्व की हेनरी होती है, कोई भी बता देगा प्रेरकत्व की हेनरी, ठीक है। प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है, हेनरी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है। ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग जो है उसके बारे में ये पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो किस में दर्शाई जाती है। गाइस ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर, या फिर वोल्ट एम्पियर, या फिर जो है एमवीए, मेगा वोल्ट एम्पियर में दर्शाते हैं। अब यहाँ पे जो है देखो केवीए और एमवीए तो है नहीं, ठीक है, वोल्ट एम्पियर लिखा हुआ है तो वोल्ट एम्पियर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। देखो यार ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इसे ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं कोर टाइप और एक होता है सेल टाइप, जिसके अंदर 3 लिम्स होती है, ठीक है, यहाँ बीच में वाइंडिंग होती है उसमें, इसको बोलते हैं सेल टाइप, SHELL, और हिंदी में बोलते हैं सेल टाइप।
और ये जो है ना, ये कोर टाइप है। अब कोर टाइप ये रहा ऑप्शन बी में लिखा हुआ, तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोर टाइप। नेक्स्ट है, एक कोयल में धारा बदलने के प्रभाव पर पास के कोयल में ईएमएफ प्रेरित हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। एक कोयल में धारा बदलने के प्रभाव पर पास के कोयल में ईएमएफ को प्रेरित होने के लिए प्रभाव को क्या नाम है? उस प्रभाव को बोलते हैं, जैसे एक कोयल है यहाँ पे और पास में दूसरी कोयल है, एक कोयल में आप चेंज करोगे तो पास वाले कोयल में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, जैसा कि ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है? ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये कौन सा है? ये है उच्च आवर्ती हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। गाइज इसका आप लोग याद रखिएगा, ये जो प्यारा सा ट्रांसफार्मर यहाँ पे बना हुआ है, ये है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब उच्च आवर्ती। ठीक है, उच्च आवर्ती ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक प्रेरकत्व का मान निर्धारित करता है? तो कुंडली का जो व्यास है वो प्रेरकत्व निर्धारित करता है। ठीक है, धारा की आवृत्ति बिल्कुल नहीं, कुंडली की सामग्री नहीं, कॉइल के मध्य से धारा ये भी बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, प्रेरकत्व जो है L बराबर म्यू 0 n स्क्वायर A बटा L होता है। ठीक है, ए क्या है? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, L क्या है? लंबाई है, n क्या है? टर्नों की संख्या है, और ये चुंबकशीलता है। ठीक है, इन तीन चीज़ों के ऊपर जो है ये धारा का प्रेरकत्व, जो कुंडली का प्रेरकत्व है वो निर्भर करता है। तो यहाँ व्यास आ जाएगा। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का मतलब है एक्चुअल में व्यास से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ट्रांसफार्मर 3/4 पूर्ण लोड पर सबसे अधिक कुशलता से काम करता है, इसका आयरन लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस के किस प्रकार संबंधित है? गाइस 3/4 पूर्ण लोड पर सबसे अधिक कुशलता मतलब 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है, तो एक्चुअल में उसका आयरन लॉस और जो फुल लोड है वो एक्चुअल में इसके स्क्वायर के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? इसके स्क्वायर के रूप में। ठीक है, ये बोल रहा है एक ट्रांसफार्मर 3/4 पूर्ण लोड पर सबसे अधिक कुशलता से काम करता है, 3/4 लोड पर। ठीक है, तो आयरन लॉस और फुल लोड जो है कॉपर लॉस जो है उसमें क्या संबंध होगा? एक तरीके से गाइस हो जाएगा उसका स्क्वायर। ठीक है, आयरन लॉस का स्क्वायर और जो है वो एक्चुअल में अपना कॉपर लॉस जो है उसका स्क्वायर, वो इसी रेशियो में रहेगा। ठीक है, स्क्वायर के रेशियो में होता है, स्क्वायर के रेशियो में। तो जो है स्क्वायर करेंगे ना अपन 3/4 का, 3/4 का तो 9/16 आएगा, 9/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9/16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा ट्रांसफार्मर बिना किसी हानि के कार्य करता है? गाइस कौन सा ट्रांसफार्मर? इसको बोलते हैं आइडियल, आदर्श ट्रांसफार्मर। ये तो आपको पता ही होगा। आदर्श ट्रांसफार्मर में जो है लीकेज फ्लक्स 0 होता है, कुंडल का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, बहुत ही जो है उसमें कॉपर लॉसेस 0 होते हैं, आयरन लॉसेस 0 होते हैं, उसी को बोलते हैं हम आइडियल आदर्श ट्रांसफार्मर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम जो है वो किस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम बोल रहा है? एक रासायनिक सेल नहीं, जनरेटर का ईएमएफ बिल्कुल सही है। ठीक है, किसी चालक में धारा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य नहीं, तो जनरेटर का ईएमएफ जो है उसी से रिलेटेड है। फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम ट्रांसफार्मर से भी रिलेटेड है और जो मोटरें हैं उनसे भी रिलेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे जनरेटर का ईएमएफ बोला है तो इससे संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 है, माध्यमिक वोल्टेज से बीच क्या संबंध होता है? इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा? एक आदर्श ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है इसे, तो आदर्श ट्रांसफार्मर में देखो यार E1 = V1 होगा और E2 = V2 होगा। इस चीज को आप ऐसे समझिएगा गाइस, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए बोल रहा है ये ट्रांसफार्मर है, ये यहाँ तो V1 देगा और यहाँ E1 उत्पन्न होगा। ठीक है, E1 और यहाँ E2 उत्पन्न होगा और यहाँ ये एक्चुअल में यहाँ जो है ना कुंडली, ये E2 यहाँ उत्पन्न होगा और V2 यहाँ टर्मिनल पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जितना हम देंगे उतना का उतना ही पैदा यहाँ हो जाएगा और यहाँ जितना उत्पन्न होगा उतना ही हमें यहाँ टर्मिनल वोल्टेज में मिलेगा, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार के कोई लॉसेस नहीं होंगे। तो लॉसेस नहीं होंगे तो ये बराबर रहेंगे आपस में, क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। अब कौन से ऑप्शन में है बराबर? ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नेटवर्क को प्रतिध्वनि के अंतर्गत कहा जाता है तो नेटवर्क इनपुट टर्मिनलों पर वोल्टेज और करंट क्या होता है? नेटवर्क इनपुट टर्मिनलों और वोल्टेज पर क्या होता है गाइस? फेज में होंगे। क्या है? फेज में।
जब नेटवर्क को प्रतिध्वनि के अंतर्गत कहा जाता है तो वो फेज में होंगे, किसमें होंगे, फेज में, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलक्टेंस का मात्रक क्या है। दोस्तों रिलक्टेंस जो है ना, रिलक्टेंस देखो समझिएगा, रिलक्टेंस जो है वो होता है एम बटा फाई, ये होता है रिलक्टेंस। आर एम से या आर एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एमएमएफ जो है इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न, और फ्लक्स जो है इसका मात्रक होता है वेबर। अब देख लो कौन से ऑप्शन में, एम्पियर टर्न प्रति वेबर बना रिलक्टेंस का मात्रक, एम्पियर टर्न प्रति वेबर ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मान 1 पिकोफेरेड के बराबर है। दोस्तों पिकोफेरेड का मतलब होता है 10 की घात -12। देखो पिको का मतलब होता है 10 की घात -12, ये होता है मेगा, ठीक है, ये होता है आप लोगों का, ये माइक्रो होता है और ये पिको होता है, राइट। ये चीज़ें आप लोग याद रखोगे तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि 10 की घात 12 को क्या कहेंगे, इसको तो मैंने कहा मेगा कह देंगे, इसको हम माइक्रो कह देंगे, इसको हम पिको कह ही रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताना, देखिए मेरे को भी पता चले कि यार कितने स्टूडेंट्स जो है इस क्लास को अच्छे से देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में ट्रांसफॉर्मर का उपयोग। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग तो कोई भी बता देगा, वोल्टेज को ऊपर या नीचे करने के लिए। ट्रांसफॉर्मर जो है वोल्टेज के मान को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग वोल्टेज जो करंट जो है वो विपरीत हो जाता है। अगर वोल्टेज स्टेप अप हो रहा है तो करंट स्टेप डाउन होगा, और वोल्टेज स्टेप डाउन हो रहा है तो करंट स्टेप अप हो जाएगा, ठीक है। ये तो जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग वोल्टेज को ऊपर या नीचे करें, ठीक है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में वो बोल रहा है 50 टर्न कॉइल के मध्य चुंबकीय प्रवाह इतनी की दर से बढ़ता है, कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित ईएमएफ कितना होगा, कितना होगा, 50 टर्न के लिए बोल रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा 25 वोल्ट। कैसे होगा यार, ये तो है दर से बदल रहा है, di/dt जो है ये तो d∅/dt, जो ईएमएफ होगा ना वो जाएगा n d∅/dt। अब n जो है ना, n यहाँ पे दे रखा है 50 टन, और फ्लक्स में परिवर्तन की दर दे रखा है 0.05। इसको गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो एक्चुअल में कितना आएगा, 2.5 ही तो आएगा यार, 2.5 ही आएगा भाई। 50 से अगर 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 वोल्ट ही आएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2.5 वोल्ट, ठीक है। 2.5 वोल्ट यही इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया, ईएमएफ जो उत्पन्न होगा वो होगा n d∅/dt, और d∅/dt क्या है, ये है चुंबकीय प्रवाह है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है एक्चुअल में, ठीक है। तो n 50 दे रखा है, d∅/dt जो है वो 0.05 दे रखा है, दोनों का आपस में गुणा कर दो और आंसर ले आओ, आंसर आ जाएगा 2.5 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से 2 चैप्टर कंप्लीट। अब जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा 3rd चैप्टर, ठीक है। तो 3rd चैप्टर आप लोगों के सामने गाइस, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक घटक, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को भी हम जो है फर्राटेदार तरीके से जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा जा रहा है रेक्टिफाइड सर्किट में एसी से डीसी कन्वर्टर के लिए सक्रिय घटक। अरे एसी को डीसी में यानी कि रेक्टिफायर में डायोड का हम उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में प्रत्येक डायोड में करंट तक प्रभावित होता है यार, कब तक, इनपुट सिग्नल का आधा चक्कर। अरे सेंटर टेप वाला ये होता है ना भाई, सेंटर टेप में ट्रांसफॉर्मर अनिवार्य है, यहाँ बीच में जो है लोड लगाते हैं, यहाँ डायोड लगाते हैं, डायोड सिंबल देख लेना ढंग से ऐसा, ठीक है, जल्दबाजी में थोड़ा ऐसा ही बन रहा है, ये है डायोड, ठीक है, ये अपन ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो प्रत्येक डायोड में जो ना आधे चक्कर के लिए ही करंट का प्रवाह होता है, ये एक जो डायोड होगा ना आधे चक्कर के लिए, ठीक है, आधे चक्कर के लिए, आधा चक्कर, इनपुट सिग्नल का आधा चक्कर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या है। अरे भाई ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है ना, निम्न इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को प्रवर्धित करना। आपने पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है हम एम्पलीफायर में करते हैं, किस में करते हैं, एम्पलीफायर में। और एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है, वो एक लो वैल्यू निम्न मान के सिग्नल संकेत को जो है उच्च मान के संकेत में बदल देता है, यानी प्रवर्धित कर देता है, मान को बढ़ा देता है मतलब प्रवर्धित करता है, और जो है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का मुख्य घटक होता है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायोड में अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज का अर्थ क्या है। डायोड में अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज
पीक इनवर्स वोल्टेज होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो एक्चुअल में पीक इनवर्स वोल्टेज देखो यार डायरेक्टली लिखा हुआ है इसमें, तो पीक इनवर्स अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज होता है ना, उसे PIV बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। ये रहा ऑप्शन जो है फर्स्ट में लिखा हुआ था, ऑप्शन फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? 2 होते हैं भाई। ट्रांजिस्टर में कितने होते हैं? 2। अब ट्रांजिस्टर 2 तरीके का हो सकता है, एक PNP या फिर NPN या फिर NPN, ठीक है, यही तो होता है, यही होता है, राइट। तो राइट आंसर हो गया 2 जंक्शन होंगे, एक तो ये रहा J1 और ये रहा J2, ठीक है, ये वाला जंक्शन और ये वाला जंक्शन, 2 जंक्शन होते हैं J1 और J2, ठीक है, तो 2 जंक्शन होंगे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत मात्रा द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर उपकरण के लिए संचालन को नियंत्रित करती है? कौन सी धारा? मौजूदा धारा। कौन सी धारा? मौजूदा धारा, ठीक है, वो जो है उसको अपनी द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर उपकरण में संचालन को नियंत्रित करती है, राइट। नेक्स्ट देखो, पी प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए, पी प्रकार के लिए डोपिंग सामग्री का उपयोग। अरे भाई अब देखो यार यहाँ पे समझना, एक होता है एन प्रकार का पदार्थ, एक होता है पी प्रकार का। पी प्रकार के लिए बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला ये मिलाते हैं पी प्रकार के लिए। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम और थोरियम ये मिलाते हैं पी प्रकार के लिए। अब कौन सा ऑप्शन है पी प्रकार के लिए? देखो यार बोरोन है, बोरोन है, बिल्कुल है, ठीक है, तो बोरोन ये आ जाएगा। और इसके लिए एन टाइप के लिए जो है हम नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखारी यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये मिलाते हैं एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए, ठीक है। दोनों याद रखना, दोनों से जो है कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से आने चाहिए। जेनर डायोड में कौन सा पैरामीटर स्थिर है? जेनर डायोड में वोल्टेज। अरे यार जेनर डायोड जो है ना रिवर्स बायस में जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होगा उतना ही वो आउटपुट पे देगा, ठीक है, तो ये आप लोगों का जेनर डायोड होता है, आप लोगों को सिंबल पता होना चाहिए जेनर डायोड। और जेनर डायोड जो है हम वोल्टेज स्टेबलाइजर वगैरह के लिए काम में लेते हैं, जितना यहाँ पे जेनर ब्रेकडाउन होगा उतना का उतना ही आउटपुट पे हमें मिलता है, ठीक है, तो वोल्टेज उसमें स्थिर रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट में ट्रांजिस्टर की स्थिति क्या है? ये रहा, देखो यार ट्रांजिस्टर की स्थिति क्या है गाइस, एक खुले स्विच की तरह कार्य कर रहा है। ये ट्रांजिस्टर कैसे कार्य कर रहा है? एक खुले स्विच की तरह कार्य कर रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना इसके पीछे रीजन क्या है, कौन से स्टूडेंट को आता है। देखिए आप लोगों ने ITI में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है, इसको यहाँ पे बोल रहा है खुले स्विच की तरह, ओपन स्विच की तरह। आपको आप लोगों ने 3 मोड पढ़े होंगे, एक एक्टिव मोड पढ़ा होगा, एक जो है ये आप लोगों ने पैसिव मोड पढ़ा होगा, सैचुरेशन मोड पढ़ा होगा, ठीक है, इन्वर्टेड मोड पढ़ा होगा, राइट। ये तो जो मोड है आप लोगों ने पढ़ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे बताना कि एक्चुअल में खुले स्विच की तरह कार्य क्यों कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निम्न सिग्नल एम्पलीफायर के रूप में भी, किसे निम्न सिग्नल, अरे लो सिग्नल एम्पलीफायर के रूप में भी किया जाना जाता है। लो सिग्नल के लिए देखो यार इसमें क्वेश्चन में बोल दिया निम्न सिग्नल, तो निम्न पावर ट्रांजिस्टर उनको बोलेंगे निम्न पावर ट्रांजिस्टर, ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियों को जोड़ने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। अरे यार जैसे दूध में चाय मिलाते हैं तो चाय बन जाती है, ठीक है, ठीक उसी तरीके से शुद्ध अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें जो अशुद्धि मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? अशुद्धि। अशुद्धि जो मिलाने की क्रिया है उस अशुद्धि मिलाने की क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग हिंदी में से मादन कहा जाता है, डोपिंग बोलेंगे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर कोड संख्या BC107 में इंगित पहले अक्षर का अर्थ क्या है? गाइस पहले अक्षर का जो अर्थ है वो है आप लोगों का सिलिकॉन सामग्री। बी किसके लिए यूज होता है? सिलिकॉन सामग्री के लिए। बी जो है किसके लिए यूज होता है? सिलिकॉन सामग्री के लिए, ठीक है, तो बी जो है यहाँ पे सिलिकॉन सामग्री के लिए काम में लिया जाता है। तो राइट आंसर हो गया अपना जो है ऑप्शन जो है यहाँ पे सिलिकॉन सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा सर्किट आरेख का नाम, ये तो ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर कोई भी बता देगा, ब्रिज या सेतु दिष्टकारी है। चार डायोड जुड़े हुए सेतु दिष्टकारी कहलाता है ब्रिज रेक्टिफायर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए, अरे भाई देखो यार फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस आप लोग ये से समझना, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, फॉरवर्ड और रिवर्स। देखो ये डायोड है, अगर डायोड को पी भाग को, ये पी भाग कहलाता है और ये एन भाग कहलाता है, अगर प्लस से जोड़ दें और इसको माइनस से जोड़ दें तो ये फॉरवर्ड बायस कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉरवर्ड बायस।
और अगर इसको माइनस से जोड़ दें इसको प्लस से जोड़ दें तो ये रिवर्स बाइस कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवर्स बाइस कहलाता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है फॉरवर्ड बाइस, मतलब पी टर्मिनल को प्लस से, पी टर्मिनल को प्लस से, ये एरर है देखो यार इसके अंदर थोड़ा सा, तो आप लोग बाकी याद रख लेना, मैंने बता दिया अगर पी भाग को प्लस से जोड़ेंगे तो फॉरवर्ड बाइस कहलाएगा, और अगर पी भाग को माइनस से जोड़ेंगे तो ये रिवर्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनर डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर क्या सत्य है? जेनर डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज यह लगभग स्थिर रहता है। ये तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, एक 2-4 क्वेश्चन पहले आया था ये। जेनर डायोड में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो लगभग स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे जो है ऑप्शन डी, यहाँ लगभग स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है ट्रांजिस्टर परीक्षण के लिए किस उपकरण का? इसके लिए तो एक हो यार ओम मीटर जो है, हाँ समझना, बात को समझना, मल्टीमीटर आंसर आ सकता है या फिर ओम मीटर आंसर आ सकता है। 2 मीटरों से जो हम ट्रांजिस्टर का परीक्षण कर सकते हैं, या तो ओम मीटर से या फिर मल्टीमीटर से। तो जो है यहाँ पे ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक का दूसरा नाम क्या है? शुद्ध अर्धचालक, देखो समझना, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं बिल्कुल शुद्ध, शुद्ध जो है उनको इंस्ट्रिंसिक बोलते हैं, इंस्ट्रिंसिक। ठीक है, और इनको आंतरिक बोलते हैं, शुद्ध को आंतरिक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। हाँ, अशुद्ध जो होते हैं ना उसको बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक, 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 मादित, उन्हों बाह्य या फिर मादित बोलते हैं। और एक्सट्रिंसिक ये होते हैं अशुद्धि मिलाने के बाद, अशुद्धि मिलाने के बाद में बने हुए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो शुद्ध अर्धचालक के लिए बोला, तो शुद्ध अर्धचालक जो है इंस्ट्रिंसिक कहलाता है, इंस्ट्रिंसिक शुद्ध अर्धचालक, और इंस्ट्रिंसिक को आंतरिक भी हम कहेंगे। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 डायोड के लिए तो ब्रिज रेक्टिफायर, 4 डायोड के लिए अभी आया था क्वेश्चन भाई, 2-3 बार तो पूछ लिया। 4 डायोड रेक्टिफायर जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है। अभी सर्किट भी आया था, अपने सर्किट वगैरह भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का गुण क्या है? आधार सामग्री देखो यार समझना, यह है भाई आधार, ये होता है ये बेस बीच वाला। ठीक है, एक एमिटर होता है और एक कलेक्टर होता है, राइट। अब आधार जो है ना, आधार लाइटली डॉप्ड होता है, हल्का डॉप्ड, बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, पतला होता है, पतला तो बहुत पतला, तो हल्का डॉप्ड और पतला होता है, हल्का डॉप्ड और पतला होता है। डॉप्ड का मतलब है कम इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, हल्का डॉप्ड। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी, हल्का डॉप्ड और बहुत पतला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में ये बोल रहा है कि किसी एम्पलीफायर को एमीटर फॉलोअर के नाम से भी जाना जाता है। अरे यार इसको तो बोलते हैं कॉमन कलेक्टर को, किसको बोलते हैं? कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर को हम एमीटर फॉलोअर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉमन कलेक्टर को हम किसके नाम से भी जानते हैं? एमीटर फॉलोअर के नाम से भी जानते हैं। गाइस ये अपना 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 4th चैप्टर। उसका नाम है गाइस अपना यहाँ पे विशेष अर्धचालक और विद्युत आपूर्ति। ठीक है, यहाँ पे देखिए विभिन्न ठोस अर्धचालक युक्तियों के बारे में स्पेशली अपन पढ़ेंगे, और विद्युत आपूर्ति से रिलेटेड भी कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है एससीआर का पूर्ण रूप क्या है? एससीआर का पूर्ण रूप होता है गाइस सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, एफईटी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बताओगे आप लोग, और अगर आपसे पूछा जाए मोसफेट, MOSFET, तो इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, यूजेटी का फुल फॉर्म अगर आप लोगों से पूछे तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। एससीआर का फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग बताओगे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। गाइस इसके अलावा और भी बहुत सारी फुल फॉर्म होती है, सारी की सारी आप लोग याद कर लेना। इसके अलावा अगर किसी फुल फॉर्म में आपको डाउट है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो गया पूर्ण रूप सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का मतलब है यहाँ पे हो गया सिलिकॉन नियंत्रक शुद्ध कारक। ये बोल रहा है, देखो यार थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है इसलिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बट गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन नियंत्रक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उच्च शक्ति अनुप्रयोग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उच्च शक्ति के लिए एससीआर का ही यूज करते हैं गाइज। हाई पावर के लिए उच्च शक्ति, शक्ति का मान बहुत ज़्यादा हो ना, तो वहाँ पे एससीआर का ही यूज़ करते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बहुत महंगे आते हैं गाइज, एससीआर जो है हाई पावर के लिए यूज में लेते हैं और काफ़ी कॉस्टली भी पड़ते हैं। ठीक है, एससीआर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ट्राइक पर कितनी अर्धचालक परतें होती है? गाइज ट्राइक के ऊपर जो है ना 5 अर्धचालक परत होती है। ट्राइक के ऊपर कितनी अर्धचालक परत होती है? 5। ठीक है,
5 कैसे होती है, ये आप लोग जो है इसका गूगल के ऊपर जो है ट्राइक का कंस्ट्रक्शन वाला एक डायग्राम सर्च करना, या फिर जो है आप लोग आपकी बुक्स वगैरह में जो है इसका एक बनाया हुआ होगा, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे बनी हुई रहती है, वहीं से आप लोगों को ये समझ में आ सकता है। तो ट्राइक जो है उसमें 5 अर्धचालक परतें होती है। कितनी होती है? 5। जैसे एससीआर है, एससीआर में कितनी होती है? 4 होती है एससीआर में पी एन, ठीक है, 4। वैसे ही यहाँ पे ट्राइक में 5 होती है भाई। कितनी होती है? 5। जैसे अगर आप लोगों का जो ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन या पीएनपी, उसमें 3 अर्धचालक परत होती है, 3 अर्धचालक परत, ठीक है। टर्मिनल अलग चीज है, अर्धचालक परत अलग चीज है। तो अर्धचालक परतें इसमें 5 होती है। 2 टर्मिनल डिवाइस कौन सा है? 2 टर्मिनल डिवाइस जो है वो होता है भाई, देखो समझना यहाँ पे ट्राइक 3 टर्मिनल होते हैं, डी आई ए सी मतलब डाइक। और डाइक में केवल 2 ही टर्मिनल होते हैं। डाइक ऐसा होता है, ऐसा होता है। मेन टर्मिनल 1 यहाँ पे होता है MT1, और ऐसे ही इधर होता है MT2, ठीक है, MT2। तो 2 टर्मिनल होते हैं। तो डाइक में जो है DIAC होता है एक्चुअल में, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखिक विद्युत आपूर्ति की दक्षता क्या है? रेखिक विद्युत आपूर्ति की दक्षता जो है गाइस वो होती है 30 से 40%। कितनी होती है? 30 से 40%। इसको तो रट लो भाई, रट लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्टर का प्रकार क्या है? कन्वर्टर का प्रकार क्या है? देखो यार गाइस, ये कन्वर्टर है, ये तो सिंपल सा है भाई, डायोड लगा हुआ है, तो ये है फ्लाई कन्वर्टर। क्या है? फ्लाई कन्वर्टर, ठीक है। डायोड लगा हुआ है, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ये फ्लाई कन्वर्टर कहलाता है। ये आप लोगों ने इजीली पढ़ा भी होगा, आपके चैप्टर में गिवन दे रखा है, ये फ्लाई कन्वर्टर, ठीक है। फ्लाइट कन्वर्टर है। कौन सा कन्वर्टर है? फ्लाई कन्वर्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज विनियमन के लिए SMPS क्या मतलब है? स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? कौन से? वोल्टेज वोल्टेज विनियमन के लिए एसएमपीएस में किस सर्किट का? एसएमपीएस में हम कौन से सर्किट का? स्विचिंग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इजी सा क्वेश्चन था ये। यूपीएस में बैटरी का जीवन प्रत्याशा क्या है? यूपीएस में जो बैटरी की जीवन प्रत्याशा है वो 3 से 5 वर्ष होती है गाइस। कितनी होती है? 3 से 5 वर्ष। यूपीएस के लिए पूछे 3 से 5 वर्ष। यूपीएस के लिए कितना? हाँ, यूपीएस की फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है गाइस, संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप। ये देखो फिर से आ गया वही जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड मतलब निर्बाध होनी चाहिए, ठीक है। तो निर्बाध विद्युत आपूर्ति, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, निर्बाध विद्युत आपूर्ति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई का उदाहरण कौन सा है? गाइस डाई का उदाहरण जो है ना वो है NTE64। NTE6408 ये जो है डाइक का उदाहरण है। किसका एग्जांपल है? डाइक का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर IC 7912 का अधिकतम लोड करंट कितना होता है? गाइस इसका होता है 2 एम्पियर, ठीक है। ये तो देखो यार, ये जो चीजें है ना ये तो फिक्स है भाई। IC 7912 आप लोगों ने पढ़ा, और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर के लिए जो है करंट मान कितना होता है? 2 एम्पियर होता है। कितना होता है? 2 एम्पियर। तो 2.0 ए का मतलब यहाँ पे एम्पियर ही है। लोड करंट को किसमें मापेंगे? एम्पियर में, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पे एम्पियर है, ठीक है। ऑप्शन बी सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है वोल्टेज नियंत्रित उपकरण कौन सा है? वोल्टेज नियंत्रित उपकरण जो है वो होता है गाइस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, FET फुल फॉर्म जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये एक्चुअल में वोल्टेज नियंत्रक उपकरण ही है। वोल्टेज नियंत्रक यंत्र होता है, उपकरण बोल दो, ठीक है। वोल्टेज नियंत्रण, तो FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये रहा ऑप्शन बी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमीटर बेस 1 बेस 2 के लिए कौन से टर्मिनल है? ये तो UJT में होते हैं भाई। अरे ये देखो यार, ये UJT का ये सिंबल होता है, ये रहा, ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा सिंबल। इसमें ये बेस 1 होता है, ये बेस 2 होता है, और ये एमीटर होता है। तो ये UJT का सिंबल है। किसका है? UJT। अब यही तो बोल रहा है, ये जो टर्मिनल है किस में होते हैं? UJT में होते हैं। ये रहे ऑप्शन बी, UJT में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? DC को AC में बदलने के, DC देखो यार समझना, अगर AC को DC में बदलना हो तो रेक्टिफायर, क्या आएगा? रेक्टिफायर। और इसका अगर उल्टा पूछ रहा हो तो फिर इन्वर्टर।
इन्वर्टर। अब ये डायरेक्ट करंट मतलब डीसी को डायरेक्ट करंट मतलब डीसी को एसी में, इसके लिए इन्वर्टर का यूज करते हैं, ऑप्शन बी इन्वर्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कौन सा विद्युत घटक एक्स के लिए विद्युत आपूर्ति खंड में निरंतर आउटपुट वोल्टेज, बार बार जेनर डायोड का क्वेश्चन आ रहा है। निरंतर मतलब स्थिर, और स्थिर जो है वो जेनर डायोड ही देता है भाई। कौन देता है? जेनर डायोड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। निरंतर मतलब रेगुलर, मतलब फिक्स, स्थिर, रेगुलेटेड देखो यहाँ लिखा हुआ भी है रेगुलेटेड। मैंने आप लोगों को बोला था जो है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जो है हम जो है जेनर डायोड का यूज करते हैं। ठीक है, जेनर डायोड, तो जेनर डायोड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है एफईटी। फिर से आ गया क्वेश्चन, देखो यार एफईटी का पूर्ण रूप जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड मतलब क्षेत्र, प्रभाव ट्रांजिस्टर, फील्ड FILD फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो फील्ड मतलब क्षेत्र, इफेक्ट मतलब प्रभाव, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन से ट्रांसफॉर्मर का? तो ट्रांसफॉर्मर के लिए पूछे तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए यूज करते हैं, और डायोड के लिए पूछे तो जेनर डायोड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? लीनियर रेगुलेटेड पावर सप्लाई की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है गाइस 50 से 60 हर्ट्ज। ठीक है, डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई की जो है 50 से 60 हर्ट्ज होती है। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें लिखा हुआ है किस वोल्टेज रेगुलेशन आईसी में एडजस्टेबल आउटपुट होता है? एडजस्टेबल आउटपुट कौन सी आईसी में होगा भाई? ये होता है ML317, ML नहीं LM। ठीक है, ध्यान से पढ़ना भाई इसको। ठीक है, LM317। ठीक है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सर्किट का परिणामी आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? ये आप लोगों को जो है खुद को ही इसका क्वेश्चन जो है सर्किट को देख के समझना है। यहाँ पे विनियमित उत्पादन आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, विनियमित उत्पादन राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस तरीके से 4 चैप्टर कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं 5वें चैप्टर की ओर। राइट, नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये चैप्टर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे समझने वाले हैं। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है एसआर फ्लिप फ्लॉप में कौन से इनपुट संयोजन की अनुमति नहीं है? कौन से इनपुट संयोजन? गाइस 1 1 नहीं दे सकते हम एसआर फ्लॉप में। ठीक है, 0 0 दे सकते हैं, 0 1 1 0 ये 3 दे सकते हैं, 1 1 हम नहीं दे सकते एसआर फ्लिप फ्लॉप में। एस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, आर की वैल्यू भी 1 नहीं, दोनों की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। गाइस ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल संख्या का आधार मान बेस वैल्यू क्या है? हेक्साडेसिमल के लिए तो यार अरे समझो भाई, एक तो होता है बाइनरी, बाइनरी के लिए क्या होता है 2, ऑक्टल के लिए 8। ठीक है, डेसिमल के लिए 10 होता है, 10 डेसिमल के लिए क्या होता है 10, और हेक्साडेसिमल के लिए 16 होता है, 16 क्या होता है 16। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, गेट का नाम क्या है? ये गेट तो कोई भी बता देगा भाई, और है, और को हम या भी बोलते हैं, और को क्या बोलेंगे या, और गेट है। गेट जो है ये देखो नोट गेट है, नोट गेट, एक सेकेंड नोट गेट, ये बन गया नोट गेट, यहाँ बबल होगा, ये नोट गेट। ठीक है, ये और गेट है, और राइट, एक एंड गेट होता है, ये रहा एंड गेट आपका, एंड। ठीक है, हाँ नोर गेट जो है वो होता है ऐसा, नोर गेट जो है वो होगा यहाँ पे बबल लगेगा और ये 2 लाइन, ये नोर गेट। और नैंड गेट जो है वो होगा ऐसा, ये नैंड गेट है। ठीक है, एक्स और गेट होता है, एक्स और ऐसा होगा, एक्स और गेट। ठीक है, एक्स और यहाँ पे बबल नहीं होगा, और एक्स नोर जो है उसमें यहाँ पे बबल हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं टोटल 7 गेट, 3 बेसिक लॉजिक गेट, 2 यूनिवर्सल और 2 एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट। तो आर जो है या इसका आंसर आ जाएगा और गेट। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप का उपयोग क्या है दोस्तों? फ्लिप फ्लॉप का उपयोग जो है वो होता है, यह बाइनरी जानकारी संग्रहित करता है, एक मेमोरी की तरह वर्क करता है, और बाइनरी इंफॉर्मेशन जो होती है बाइनरी, ठीक है, उनको संग्रहित करता है, मतलब स्टोर करता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 5 वो है 4 टाइम्स 0 से 4 टाइम्स 1 तक गिनने वाले काउंटर का नाम क्या है? गाइस इस काउंटर को हम अप काउंटर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो है काउंटर क्या कहलाएगा? अप काउंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अप काउंटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टू डी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का अर्थ क्या है? एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग से डिजिटल, ये रहा यार ए डी। देखो समझना, ए मतलब है एनालॉग, एनालॉग, और डी का मतलब होता है डिजिटल। कौन सा टल? डिजिटल, ठीक है। और डी ऑब्लिक ए हो तो हो जाएगा डिजिटल टू एनालॉग। यह है ए टू डी, तो एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग से डिजिटल परिवर्तन करने वाला उपकरण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 बिट ए डी कन्वर्टर की प्रतिशत मात्रा का ठहराव त्रुटि, इसका ठहराव त्रुटि जो है वो होता है गाइस 10 बिट के लिए बोल रहे हैं ना, तो इसका होता है 0.001, ठीक है, 0.001, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है के मैप का फुल फॉर्म क्या है? अरे भाई के मैप का फुल फॉर्म ये तो आप बता ही दोगे आई थिंक, कर्णक मानचित्र, इसको क्या बोलते हैं? कर्णक मानचित्र। मैप का मतलब तो आपको पता है, मानचित्र होता है, कर्णक, ठीक है, ये जो है कर्णक मानचित्र, राइट, ये जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1:4 मल्टीप्लेक्सर में सक्षम इनपुट शून्य S1 0 S0 1 है तो आउटपुट ये क्या होंगे गाइज? ये होंगे अपने Y0 = Y1 = Y2 = Y3, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। S1 अगर 0 है, S0 भी 0 है, अगर दोनों ही 0 है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा ट्रांसमिशन में डीमक्स फंक्शन के लिए किस आईसी का, डीमक्स फंक्शन के लिए कौन से आईसी का यूज करते हैं? वहां पे हम आईसी यूज करते हैं 74LS 138 74LS 138 आईसी जो है हम यूज में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लेक्सर का व्युत्क्रम। अरे भाई मल्टीप्लेक्सर का व्युत्क्रम तो डी मल्टीप्लेक्सर होता है, मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर, ये इसका व्युत्क्रम होता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ एडर में इनपुट की कुल संख्या कितनी होती है? हाफ एडर में जो है, हाफ एडर आधा आधा, कुल संख्या कितनी होती है इनपुट की? 2 होगी भाई, कितनी होगी? 2, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a, b और x इनपुट है तो सबट्रैक्टर का आउटपुट क्या होगा? आउटपुट जो है ax और OR-bx OR-x, ये आउटपुट हो जाएगा गाइस, ठीक है, ये आप लोग देख लेना, आपका जो सबट्रैक्टर है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, गेट का नाम क्या है? अरे भाई ये देखो, ये एंड गेट है, एंड, और ये नॉट गेट है। जब एंड के साथ नॉट जुड़ जाए तो अपना नेंड बन जाता है। क्या बन जाता है? नेंड बन जाता है, नेंड। नेंड को यहाँ पे नंद कहा गया है, नंद, क्या कहा गया है? नंद कहा गया है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंद, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फुल सबट्रैक्टर में कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है? फुल सबट्रैक्टर में हम 3 बिट का यूज करते हैं, ठीक है, फुल सबट्रैक्टर में 3 बिट का यूज करते हैं। कितने बिट का? 3 बिट का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रकार क्या है? फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रकार ये RS है। कौन सा है गाइस? RS फ्लिप फ्लॉप है। कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? RS फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, एक सबट्रैक्टर के कार्यान्वयन के लिए कितने आउटपुट आवश्यक है? एक सबट्रैक्टर के लिए जो है 2 आउटपुट, एक सबट्रैक्टर के लिए कितने? 2 आउटपुट जो है, कितने आउटपुट आवश्यक है? 2 आउटपुट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में सत्य तालिका किस लॉजिक गेट की? ये तो और की है यार, और मतलब या, और अच्छा, लेकिन देखो यार ध्यान से देखना पड़ेगा भाई, यहाँ तो प्लस लिखा हुआ है आउटपुट, लेकिन एक्चुअल में ये इसका बार दिया हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है गाइस, 0 + 0 बार, तो ये एक्चुअल में जो है नोर गेट की है, नोर किसकी है? नोर गेट की, किसकी है? नोर गेट की। अब देखो यार, नोर यहाँ पे और न जो है उसको और गेट बोला गया है यहाँ पे, और ये एक्चुअल में नोर गेट है। कौन सा गेट है? नोर गेट। कौन सा गेट है गाइस? नोर गेट, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है अपना, किस सर्किट को अपने ऑपरेशन के लिए फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है? किस सर्किट को अपने ऑपरेशन के लिए फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है? कौन से सर्किट के लिए जो है ऑपरेशन के लिए फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है? तो मेमोरी सर्किट के लिए। किसके लिए? मेमोरी सर्किट के लिए, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन जो है, सर्किट का क्या नाम है, इस सर्किट का क्या नाम है। गाइस यहाँ पे देखो यार सर्किट डायग्राम बना हुआ है, इस सर्किट को देख के आप लोगों को बताना है कि सर्किट का नाम क्या है। अब मैं आप सभी को बताऊं गाइस, ये बहुत ही इजी है। देखो यार यहाँ पे 4:1 हो रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 जो है वो मल्टी हो गया, मल्टीप्लेक्सर, क्या हो गया, मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है मल्टीप्लेक्सर। तो गाइस इस तरीके से जो है टोटल 5 चैप्टर के मैंने बिल्कुल मैराथन क्लास के रूप में जो है ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख के जाइए गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे की क्लास के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।